मित्रों नमस्कार। आइए इलेक्टोरल बॉन्ड पे थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसबीआई ने डेटा रिलीज किया है और इलेक्शन कमीशन ने उसे सार्वजनिक किया है, तब से यह मुद्दा कमजोर पड़ गया। कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें अडानी और अंबानी का नाम नहीं आया। अगर चंदा देने वालों की लिस्ट में, बड़ा चंदा देनदारों में अडानी और अंबानी का नाम होता तो सोचिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार की क्या हालत होती। तो जो मोदी हेटर मीडिया है और मोदी विरोधी ग्रुप हैं, उनकी तो लॉटरी लग जाती। पर आप सरकार से सरकार के बारे में ही सूचना मांग रहे हैं। एसबीआई भी सरकार का ही बैंक है, तो कैसी सूचनाएं कितनी दी जानी चाहिए उन्हें पता है। और फिर इतनी बड़ी कंपनियां हैं, भविष्य में क्या क्या हो सकता है उन्हें भी पता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड किस लिए लाया गया था? राजनीतिक दलों को चलाने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए। ये जो लंबी लंबी कैंपेन प्रोसेस चलती रहती है, भीड़ इकट्ठा की जाती है, तो सोचिए इसका पैसा कहाँ से आता होगा। तो वह पैसा बैंकिंग सेक्टर से आए, मतलब बैंक के माध्यम से कारपोरेट चंदा मिले, कम से कम लीगल पैसा तो हो, नहीं तो वही काला धन राजनीतिक दलों को चलाने के लिए एक सामान्य प्रोसेस है। क्योंकि अगर 50 लाख किसी एक लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए जो धनराशि निश्चित की गई है, आप सोचिए क्या उसमें से उतने धन से चुनाव लड़ा जा सकता है? तो चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव है, एमएलए एमपी के चुनाव, सब एक ही तरीके से लड़े जाते हैं। और किस तरह की जागरूकता है और वोट देने की किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेने देने दोनों की, तो उसमें पैसे का एक बड़ा लेन देन होता है। और सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं या जिनके सत्ता में आने की संभावना रहती है, उनको सर्वाधिक चंदा मिलता रहा है। और चंदा कौन देगा? चंदा वही लोग देंगे जिनके पास पैसा होगा। और पैसा किसके पास होगा? व्यापारियों के पास होगा, उद्योगपति उन्हीं के पास होगा ना। उन्हें कंपनियां लगानी है, सरकार से लाभ लेना है, तो सरकार उद्योगपति दोनों एक दूसरे से मिल के देश चलाते हैं। देश ऐसे ही चलता आया है ना, कोई इस सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारों में। फिर पिछले जो मोदी सरकार थी उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का फैसला किया गया कि कम से कम लीगल तरीके से पैसा आए और काला धन उसमें न हो। मतलब जो कारपोरेट चंदा दे वह बैंक के माध्यम से दे, उसका लेखा जोखा तो हो। तो बीजेपी लगातार सत्ता में रह गई, उसको ज़्यादा चंदा मिले। कांग्रेस की सत्ता में वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी है। तो सोचिए कोई बड़ा व्यापारी उनको चंदा क्यों देगा? तो उसी को चंदा मिलता है जो लाभ पहुंचा सकता है। ये एक कट सत्य है। आप बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करिए, सब बकवास और झूठ है। राजनीतिक दल बिना पैसे के नहीं चल सकते हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, सपा बसपा को नाम मात्र का चंदा मिला है। आखिर इनको चंदा कोई क्यों देगा? लेकिन ये राजनीतिक दल भी रैलियां कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं? जब इनको चंदा भी नहीं मिला है तो कहीं से तो पैसा आ रहा होगा ना। और जांच करके देख लीजिए सभी राजनीतिक दलों को, वह काला धन से ही चुनाव लड़ा जाता है और कोई तरीका नहीं है। या फिर आप स्टेट फंडिंग की व्यवस्था कर दीजिए कि जितने राजनीतिक दल होंगे उनके चुनाव लड़ने का खर्च सरकारी पैसे से उठाया जाएगा। तो ये कैसे होगा? हमारे यहाँ राजनीतिक दल ही हजारों की संख्या में है। तो 2 से 3 पार्टी व्यवस्था ले आइए और स्टेट फंडिंग करिए, तब यह इक्वल वाला गेम होगा। नहीं तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी, जिसके पास सत्ता की ज़्यादा संभावनाएं होंगी, उसी के पास ज़्यादा पैसा भी जाएगा, क्योंकि चुनाव में निर्णायक भूमिका उसी की होगी। अब सोचिए टीएमसी को बीजेपी के बाद सर्वाधिक चंदा मिला है, बीजू जनता दल को चंदा मिला है अच्छा खासा, डीएमके को मिला है। तो इनको क्यों मिला? क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं और आगे भी इनके सत्ता में बरकरार रहने की उतनी ही संभावना है। तो जो पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकती हैं या निर्णायक भूमिका में नहीं हैं, उनको चंदा नहीं मिलता है। एक कट सत्य है। आप कहिए इनको इतना मिल गया, उनको उतना क्यों मिल गया? भाई नहीं मिलेगा, इस सच्चाई को स्वीकार करिए।
और भाजपा के लिए और मोदी के लिए सबसे अच्छी बात यही हुई कि इस लिस्ट में अडानी और अंबानी का नाम नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से सिलेक्टिव ट्रूथ उसमें छांटते रहिए और अपनी अपनी व्याख्याएं करते रहिए। पर इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की जो प्रोसेस प्रक्रिया हुई थी उसमें सभी दल सहमत थे और उस वक्त इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। चुनाव सुधार में यह एक मील का पत्थर बताया गया था, ढेर सारे आर्टिकल और चीज़ें आई थी। और जो अभी हो रहा है ना उसमें जो हमारे अरुण जेटली तब के वित्त मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने यह संभावना संसद में व्यक्त की थी। आप थोड़ा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। खैर, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इस भ्रष्टाचार और काले धन से पार पाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर यह निर्णय दे रहा है तो राजनीतिक दलों के पास चंदा कैसे आए और वो चुनाव खर्चे कैसे प्राप्त करें या कैसे किया जाए, इसके लिए भी तो कोई कॉन्क्रीट सुझाव देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहले से हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने 3 जजेस के पैनल गठित किया था, उसने भी कुछ सर्वे किया था, जांच किया था, उसकी भी रिपोर्ट आई थी, उसको अभी तक उसने सार्वजनिक नहीं किया है। बस जो आसानी से प्रसिद्धि और विवाद, मतलब अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से डिसीजन देना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया है। पर रिट्रोस्पेक्टिव जो कहा जाता है कि कोई भी निर्णय या जो कानून उस वक्त बनाया गया था, अगर उसकी जांच उस वक्त से हो जाएगी तो कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस बात को भी देखना, समझना, सोचना चाहिए। और बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, इसको ढूंढते रहना चाहिए। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।